भाइयों बहनों, चलिए शुरू करते हैं बकैती बिना किसी देर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बकैती अड्डा पे। आज बात भारत के सबसे चर्चित राज्य यानी बिहार की, जो इस समय भारतीय राजनीति और राजनीतिक दलों का मुख्यालय बना हुआ है। 38 जिलों वाले इस राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव 2 चरणों में यानी 6 और 11 नवंबर को कराए जाएंगे, जहां पहले चरण में 121 सीटों पर जनता अपने मतों का प्रयोग करेगी, तो वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। मतों की गणना या कहें परिणाम की तारीख 14 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई है। हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है कि लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में है। एनडीए जिसका बिहार में नेतृत्व नीतीश बाबू कर रहे हैं, तो महागठबंधन की तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार बाकी दलों के अलावा एक नई पार्टी भी मैदान में उतरी है। पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर यानी पीके की जनसुराज। पिछले साल 2 अक्टूबर को इस पार्टी की स्थापना हुई और इस बार अपने पहले ही चुनाव में बिहार की 243 में से 238 सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक पंडित अभी तक जनसुराज को वोट कटवा पार्टी मान रहे हैं। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर जनसुराज की लोकप्रियता सबसे अधिक है, तो वहीं वोटों के लिहाज से ये लोकप्रियता कितनी असरदार होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। बिहार चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा मुद्दा विकास, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बल्कि जाति है। यकीन मानिए, ये किसी भी तरह का फेक नैरेटिव चलाने का प्रयास नहीं बल्कि सच्चाई है। पीके अपने कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि बिहार के वोटर्स पिछले कई चुनाव में अपनी जाति से ऊपर उठकर वोट करके ये साबित कर चुके हैं कि बिहार पर लगाए गए जातिवाद युक्त राजनीति के आरोप गलत हैं। पीके के हिसाब से भारत के हर राज्य में जातिवाद है, और जो कि सही भी है, पर हर बार बिहार को ही जातिवाद की राजनीति करने वाला राज्य कहना ये बिहार के प्रति अन्य लोगों का पूर्वाग्रह को दर्शाता है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि राघवपुर, जो कि तेजस्वी यादव की सेफ सीट है और जहां पर पिछड़ी जाति बहुसंख्यक है, वहां से पीके के चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे हटने का कारण उनका अगड़ी जाति का होना था, और अगर वो वहां से चुनाव लड़ते तो उनकी हार निश्चित थी। आइए समझते हैं कि क्यों बिहार की राजनीति में जातिवाद सबसे बड़ा फैक्टर है। दरअसल बिहार और साथ ही साथ यूपी, झारखंड और कुछ विशुद्ध हिंदी बोलने वाले राज्यों की जातिवादी भरी राजनीति बाकी राज्यों से अलग है। बिहार में धर्म, धर्म के अंदर जाति, जाति के अंदर अलग अलग समुदाय, और ये सिलसिला चलता ही जाता है। अब इसके परिणाम क्या हैं? वीआईपी, एलजेपी, हम, एआईएमआईएम, बीएसपी जैसे दल जिनकी चुनावी सहभागिता काफी कम है, उनकी भूमिका सरकार बनाने में काफी अहम हो जाती है। होता यह है कि हर जाति का अपना नेता है और अपनी पार्टी है। परिणाम स्वरूप चुनाव के बाद कोई दल अपनी जाति का उप मुख्यमंत्री, तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर, तो कोई विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की डिमांड कर देता है और ना पूरी होने पर सरकार गिराने की धमकी देता है। नतीजतन चुनी गई सरकार अपने 5 साल में से ज्यादा समय इन जातियों के नेताओं को खुश करने में बिताते हैं, ताकि उस जाति का वोट बैंक अपने पाले में रोक सके। इन सबके बीच सरकार जनता के असल मुद्दे भूल ही जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स और डेटा की। साल 2023 में बिहार सरकार द्वारा कराए गए कास्ट सेंसस के अनुसार कुल 214 जातियां सरकारी सूची में रजिस्टर्ड हैं, जहां इनमें से 7 अगड़ी जातियां, 30 पिछड़ी जातियां, 113 अति पिछड़ी जातियां, 22 अनुसूचित जाति और 32 अनुसूचित जनजातियां हैं। बिहार की कुल जनसंख्या, जो कि 13.07 करोड़ है, उसकी डेमोग्राफी भी समझ लेते हैं। ओबीसी यानी बैकवर्ड कास्ट यहाँ बहुसंख्यक हैं। ओबीसी की भी 2 सब कैटेगरी हैं। बैकवर्ड कास्ट जिसकी संख्या कुल आबादी की 27.12% और वहीं ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की संख्या 36.01% है। दलित जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है वो 19.65% हैं और आदिवासी यानी एसटी समुदाय 1.68%। अगड़ी जाति यानी जनरल कैटेगरी 15.52%। यानी बिहार में पिछड़ी जाति बहुसंख्यक होने की वजह से चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, और इतिहास भी यही कहता है। बिहार ने पिछले 35 सालों से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ही सीएम बनाया है। इस बार भी सबसे बड़े सीएम पद के चेहरे यानी नीतीश और तेजस्वी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज्यादा हकीकत में गरीब है।
राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टोटल एम्प्लॉयमेंट में मात्र 6% कंट्रीब्यूट करता है। बिहार देश का सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है। प्रदेश के मात्र 17.1% बच्चे ही हायर एजुकेशन में जाते हैं, जो कि देश के सारे राज्यों में सेकेंड लास्ट है। और भी डाटा है, पर उनको बता देने से कुछ नहीं होगा। मुद्दा है इसकी बेहतरी कैसे होगी। जन स्वराज ने अपने चुनावी वादों में कई बात ऐसी कही हैं जो प्रदेश की जरूरत के हिसाब से अति आवश्यक हैं, जैसे पलायन रोकना, बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देना जब तक सरकारी स्कूलों की परिस्थिति सुधर न जाए, किसान और माइक्रो बिजनेस करने वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज देना ताकि पूंजी बिहार से बाहर न जाए। वहीं तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा है 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का, जो अभी के लिहाज से अविश्वसनीय है। वहीं एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात कही है। चुनाव में दल वादे तो कई करते हैं, पर चुनाव बाद इसे कितना हकीकत कर पाते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब आते हैं इस बात पर कि जमीनी हकीकत क्या है। माहौल ये बता रहा है कि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। जन स्वराज अगर दहाई के आंकड़े में सीट जीत पाती है तो उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसके पुराने जंगल राज शासन की इमेज। आज भी जनता में उसका डर कायम है। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देकर उस डर को कायम रखने में आरजेडी ने भी अपना सहयोग कर दिया है। अन्य पार्टियां या तो चुनाव में वोट काटने उतर रही हैं या फिर अपने दल की अस्मिता जीवित रखने के लिए। दिलचस्प ये होगा कि क्या चुनाव के बाद जो दो बड़े गठबंधन हैं वो अपना स्वरूप कायम रख पाएंगे या फिर अदला बदली और खरीद फरोख्त की राजनीति फिर अवतरित होगी। द बकैती अड्डा की टीम का आपसे अनुरोध है कि कृपया वोट जाति से ऊपर उठकर विकास और रोजगार पर दें। अच्छे उम्मीदवार को चुनें। अगर उम्मीदवार अच्छा न हो तो नोटा पे मुहर लगाएं। परिणाम जो भी हो, हमारी आशा है कि 14 नवंबर को चुनी गई सरकार जनता के हित में काम करे और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ले आए। बिहार हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे पूरा देश प्रभावित होता है। जय हिंद, जय भारत।